अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के सलेमपुर क्षेत्र में हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं बुनकर उद्योग मंडल के सचिव। जिस तरीके से आप चुनावी माहौल शुरू हो चुका है, तमाम पार्टियां अलग अलग तरीके से अलग अलग मुद्दे पर लोगों को अलग अलग एजेंडे बता रही है और वहीं बुनकरों को एकदम नज़रअंदाज किया जा रहा है। बुनकर के एजेंडे पर कोई बात नहीं कर पा रहा है। इस समय वर्तमान में क्या क्या समस्याएं बुनकर की, थोड़ा सा आप उसको रखिए। अच्छा सवाल है कि वर्तमान में क्या बुनकर की समस्या है। देखिए, बुनकर की समस्या तो कई एक है, लेकिन हम जो फ्लैट रेट है, जो सरकार से हम लोग 6-7 साल से बार बार लखनऊ आना जाना, कभी हम सरकार के पास जाते थे, कभी सरकार हमको पत्र के माध्यम से बुलाती थी। उस सरकार ने हम लोगों के साथ एक तरीके से छलावा कहिए, धोखा कहिए, ये हम लोगों के साथ, उत्तर प्रदेश के बुनकरों के साथ धोखा हो गया। सरकार ने कहा था कि अगर जब भी शासनादेश हम लागू करेंगे या जब बनाना होगा तो हम प्रदेश के बुनकरों को बुलाकर बैठाकर बात करके आपस में समन्वय बनाकर तब शासनादेश लाएंगे। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं चूक हो गई कि सरकार की तरफ से हम लोगों ने एक नुमाइंदा को चुना था, जो व्यापारी भी थे, नेता भी थे और सरकार में भी थे। उनके कुछ आदमी थे जो उनके खास थे, जो उनके साथ थे। उन लोगों ने उत्तर प्रदेश के बुनकरों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया कि चुपके से 4 लोगों ने साइन करके, हस्ताक्षर करके बुनकरों की मांग को खुद 4 लोगों ने रिप्रेजेंट करके अपने आप को, सरकार का एक बहुत बड़ा धोखा था और उसमें बुनकर फंस गया और 400 रुपया फ्लैट रेट बहाल हुआ 10% एक्साइज ड्यूटी के साथ। तो ये उत्तर प्रदेश के बुनकरों को मंजूर नहीं है, ये सिर्फ उन 4 लोगों को मंजूर है जो उसमें साइन किए थे। ये बात है। तो जो वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही है, क्या ये व्यवस्था सही है या इससे पहले जो 2006 में आपकी जो मांग किए थे वो सही है? देखिए, 2006 में मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के बुनकरों को एक तोहफा के तौर पर 65 रुपया का रेट दिया था। उससे बुनकर खुश भी था और उसका एक फ्लैट रेट व्यवस्था चल भी रही थी और सरकार को भी आमदनी हो रही थी और इस व्यापार को फलने फूलने का एक मौका मिला और सभी ने देखा अच्छा खासा व्यापार लोगों का चलने लगा। मगर जब से 2007 में सरकार आई, तब से तरह तरह की इस पर पाबंदियां आई, तो यहाँ के लोग पलायन कर कर जाने लगे। जबकि उत्तर प्रदेश भारत का एक बड़ा प्रदेश है, यहाँ पर हर तरह के संसाधन सरकार को मौजूद हैं। सरकार अपनी आय बढ़ा सकती थी, लेकिन उसने हर तरीके से शिकंजा कसना शुरू कर दिया और बिजली विभाग इस तरह से बेईमानी, करप्ट तरीके से अपना काम किया कि बुनकर भी बहुत परेशान हो गया और वो अपने सरकार की यानी बिजली विभाग के कर्मचारी, जो सरकार का शासनादेश आता था, उस शासनादेश पर भी वो इत्मीनान से उसको फॉलो नहीं करता है, जबकि उस पर भी अड़ंगा और परेशानी खड़ी करता है बुनकरों को। तो ये हम चाह रहे हैं कि जो 2006 की व्यवस्था थी उसको किया जाए, या तो फिर जो लास्ट में शासनादेश आया था उसमें ये था कि बुनकरों को 7 गुना रेट बढ़ा दिया गया और वहीं किसानों को 0 पैसा कर दिया गया। तो ये बुनकरों और किसानों के बीच में एक तरह की दूरी भी पैदा कर दी, क्योंकि किसान भारत में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद बुनकर आते हैं जो खुद आत्मनिर्भर है, रोजगार करता है, नौकरी नहीं मांगता है। उसके बाद जो साड़ी का उत्पादन या अन्य उत्पाद करता है, उसके बाद लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं और लोग अपनी जीविकोपार्जन के लिए उसमें लगे हुए हैं। हर तरह के व्यापारी इसमें लगे हुए हैं, ट्राली वाला लगा हुआ है, ट्रांसपोर्ट वाला लगा हुआ है, दुकानदार लगे हैं, होलसेलर लगे हैं, शोरूम वाले लगे हैं, ऑनलाइन लोग काम कर रहे हैं। हर तरीके से बुनकर अपना उत्पाद तैयार करता है, उसके बाद दूसरों को रोजगार देता है। हम आत्मनिर्भर है, लेकिन हम यही चाह रहे हैं
किसानों की तर्ज पर जिस तरीके से किसानों को फ्री किया गया था, हम लोगों को, बुनकरों को फ्री करिए, या तो 2006 की व्यवस्था थी उसी व्यवस्था को लागू करिए। इस तरह से वर्तमान सरकार विभाग द्वारा शोषण हो रहा है बुनकरों का, और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो की तरह से आपको एजेंडे में ले रही है कि नहीं ले रही, कोई भी पार्टी जो इस समय चुनाव लड़ रही है? सही है आपका सवाल। ये है कि हमने अभी कहा कि सरकारी विभाग जो बिजली का है ये तो शोषण कर ही रहा है, और ये शोषण बार बार कर रहा है। बिजली विभाग में जब कोई कर्मचारी जाता है कि भाई, जब बुनकर कोई जा रहा है तो बुनकर की बात नहीं सुन रहा है, वहाँ के बाबू, वहाँ के स्टाफ। जैसे एक लोगों का मामला था, 5,30,000 रुपया उनका था, उन्होंने लूम कई साल से बंद कर रखी थी। जब वहाँ गए, बाबू से उन्होंने अपना डेटा मांगा, परेशानी बताई कि हमारा इतना नोटिस मैसेज बार बार आ रहा है, तो वो सुनवाई नहीं कर रहे थे। उन्होंने उनको एक तरीके से कहा कि नहीं, हम आपके बार बार सवालों का जवाब नहीं देंगे, आप जाइए। तब उन्होंने सूचना का अधिकार 2005, जो सरकार ने हमें 2005 में एक हथियार के तौर पर जनता को दिया है, उस हथियार के तहत उन्होंने सूचना लगाई, और उसके बाद ये मुकदमा सूचना आयुक्त लखनऊ में चला, और जो बिजली विभाग के बाबू थे उनके ऊपर 25,000 का जुर्माना लगा, जो हम लोगों के पास फाइल में अभी मौजूद भी है। और एक दूसरा मामला आया, जो बिजली विभाग की मनमानी इस कदर दिखाई देती है कि बिजली विभाग के बाबू आते हैं और कहते हैं कि आपका लोड ज़्यादा है, हर तरह से परेशान करते हैं। तो ये बात हम बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि आपका लोड ज़्यादा है, आपका लोड बढ़वाना होगा, और नहीं तो अभी आपकी बिजली काटेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिजली मत काटिए, इसका क्या उपाय? उन्होंने कहा कि बिजली लोड बढ़वाने के लिए हमको इतना पैसा दीजिए। तो उन्होंने 8,000 रुपया पैसा दिया, और अगले दिन जेई आ गए, और वो उन्होंने कहा कि कल हमारे यहाँ आपके बिजली विभाग से वो आदमी आए थे, और वो जेई थे, उन्होंने पैसा लिया लोड बढ़वाने का, तो आप क्या करने के लिए आए हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं जेई हूँ, और आप, हाँ, उन्होंने कहा कि हम जेई हैं। तो वो तो शॉकिंग की बात हो गई कि कल हमने जेई को पैसा दिया, फिर आज नया जेई आ गया। तो ये एक बहुत बड़ा धोखा है। तो उनके खिलाफ जेई ने कागज़ पर एक लेटर लिखवाया और उनको ट्रांसफ़र करवा दिया। लेकिन यहाँ पर इस समस्या का हल नहीं हुआ, समस्या रोज़ बढ़ती जा रही है। बिजली विभाग के खिलाफ आए दिन मामले होते जा रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग इससे सतर्क ना होकर इस पर बार बार इस तरह की बुनकरों के साथ अन्याय करता जा रहा है। ऐसे में देखा है तो बनारस का जो व्यापार है बुनकरों का, ये सिर्फ बिजली विभाग के द्वारा खराब हो चुका है, या जो एमएसएमई जो नया कानून आया है 15 दिन का पेमेंट वाला, इससे ज़्यादा असर पड़ा है? किस तरह से देखते हैं? एमएसएमई का भी बात तो है कि अभी वर्तमान में है, लेकिन एमएसएमई तो बुनकरों के लिए एक लाभकारी है, क्योंकि उनको 45 दिन से ऊपर पेमेंट नहीं जानी चाहिए। ये तो बुनकरों के लिए ठीक है, हाँ, ये बुनकरों के लिए ठीक है। लेकिन दूसरी बात ये है कि आजकल सूरत से बहुत ज़्यादा माल आ रहा है। सूरत से माल हमेशा से आता रहा है, लेकिन वर्तमान में बेतहाशा माल आ रहा है, और बहुत ज़्यादा हर दुकानों पर बिक्री होने लगी है। इसीलिए जो यात्री बनारस में आते हैं वो ये सोच कर आते हैं कि हम बनारस चलेंगे और बनारस का उत्पाद लेंगे, बनारस से बना हुआ बुनकर द्वारा तैयार किया हुआ वो कपड़ा लेंगे जो बुनकर बनारस में बनाते हैं। लेकिन उनके साथ छलावा हो रहा है, उनके साथ धोखा हो रहा है, उनके साथ ये हो रहा है कि उनके विश्वास को तोड़ा जा रहा है, उनको सूरत का माल दिखाया जा रहा है और सूरत के माल की बिक्री हो रही है। वो सोच कर आ रहे हैं कि हम बनारस का माल ले रहे हैं, लेकिन वो धोखे में दूसरा माल लेकर जा रहे हैं। ये अब बनारस के माल की डिमांड किस तरह से कम हो गई, इसकी क्या वजह है? बनारस के माल की डिमांड तो ये वर्तमान में सरकार की नीतियां ही देखा जाए अच्छी नहीं है, या तो ऐसी नहीं है। भारत में मंदी का दौर चल रहा है, महंगाई इस कदर है, बेरोजगारी है, परचेजिंग पावर लो है। जब परचेजिंग पावर लो होगी, अगर खरीदी की क्षमता हमारे पास नहीं रहेगी, यानी कि हमारे पास जब पैसा नहीं रहेगा तो हम सामान खरीदेंगे क्यों? अगर हम सामान नहीं खरीद रहे हैं तो वो सर्कल पूरा एकदम जाम हो जाता है। जब जाम हो जाता है तो मंदी आ जाती है, ये है कारण। ऐसे में जिस तरीके से समस्यासी माहौल है, तमाम पार्टियां अलग अलग तरीके से
कोई जैसे यादव समाज का एक नेता उभर के आ रहा है, तो यादव को टिकट मिल रहा है, राजभर को टिकट मिल रहा है, तमाम समाज को टिकट मिल रहा है। बुनकर समाज का कोई ऐसा नुमाइंदा या बुनकर समाज को के लोगों को टिकट क्यों नहीं मिल रहा है, उनको क्यों इतना पीछे रखा जा रहा है, किस तरह से देखते हैं? ये देखा गया कि कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो वर्ग है वो बुनकर समाज है। ये खुद काम करता है और दूसरों को भी काम के अवसर प्रदान करता है। 543 लोकसभा सीट है। 543 लोकसभा सीट में हमें नहीं मालूम कि कितने लोगों को सियासी राजनीतिक पार्टियों ने टिकट दिया है, लेकिन अभी तक किसी का नाम ऐसा नहीं आया है कि किसी बुनकर को, किसी साड़ी के व्यापारी को, बुनकारी से पेशे से जुड़े किसी परिवार को दिया गया हो। जबकि किसान की बात करते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो वो भी किसान की बात करते हैं, चाहे विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे राहुल गांधी जी हो वो भी मजदूर किसान की बात करते हैं। लेकिन अफसोस है कि जो दूसरे नंबर पर है भारत में किसान की बात ये राजनीतिक पार्टियां करने से पता नहीं क्यों डरती हैं, जबकि वो भी टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, हर तरह का टैक्स वो दे रहे हैं। उसके बावजूद भी उनको ना पेंशन की सुविधा है, ना व्यापार में अगर किसी तरह का रिस्क हो जाता है उस तरह से कोई सुविधा है। व्यापारी वर्ग वर्तमान में सरकार से खुश नहीं है। व्यापारी वर्ग किस तरह से कहते हैं? आप देख ही रहे हैं कि आपके नमो घाट पे इतना बड़ा फैशन शो हुआ, कार्यक्रम हुआ, कहीं ना कहीं ये व्यापारियों को लुभाने के लिए या बुनकरों को लुभाने के लिए हुआ है। और इससे किस तरह से देखते हैं कि बुनकरों का रोजगार चलेगा? अभी नमो घाट पर एक प्रोग्राम हुआ था फैशन शो, और उसमें एक तरीके से उसकी टाइमिंग अगर देखी जाए तो टाइमिंग राजनीतिक टाइमिंग है। जब आचार संहिता लग गया है और प्रचार प्रसार का जब अगर माध्यम होगा तो वो इलेक्शन कमीशन में उसका खर्चा गिना जाएगा। तो सरकार ने ये देखा कि एक प्रोग्राम भी हो जाए और जो मंदी का दौर है उसको लोग भूल भी जाएं और उनका प्रचार भी हो जाए। तो ये टाइमिंग भी सही नहीं है। और उसमें देखा गया कि सूरत की साड़ियाँ ज़्यादा प्रचार में आ रही हैं, यानी मार्केट में बिक्री के तौर पर आ रही है, लेकिन बुनकर को इस फैशन शो से कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, इसमें जो लोग थे बुनकर के अतीक अंसारी साहब भी थे, तो क्या बुनकरों की चर्चा हुई इसमें कि बुनकर की जो जटिल समस्या है उस पर कोई चर्चा हुई है? नहीं, फैशन शो में इन सब तरह का नहीं है। हालात तो बुनकर काफ़ी नाजुक तो होना चाहिए था। हर जगह एक प्लेटफॉर्म होता है ना, वो प्लेटफॉर्म उसका नहीं था। तो समस्याओं का प्लेटफॉर्म नहीं था, ये फैशन शो पूरा प्रोग्राम था। तो किस तरह से देखते हैं अभी फ्लैट रेट आपको मिला है से भी हर तरीके से? इसे बनारस के 70% लोग, 40% 60-70% लोग बनारस बहुत तेज़ी में छोड़ रहे हैं। तो इसके लिए क्या बुनकर तंजीम, बुनकर संगठन प्रयास कर रहा है जिससे कि बनारस के लोग जो बनारस के बनारस जो दूसरे लोगों को व्यापार देता है, बनारस के बुनकर गांव के लोगों को व्यापार देते रहे, लूट चलाने के लिए कारोबार देते रहे, आज वही बनारस के लोग जो हैं इधर उधर भटक रहे हैं। तो उसको कैसे वापस लाने के लिए किस तरह से देखते हैं आप, क्या प्रयास होना चाहिए? ये एक बड़ी समस्या 10 साल में उभर कर सामने आई है, क्योंकि जब व्यापार नहीं चल रहा है, लूट नहीं चल रही है, लूट जितने घंटे चलती थी वो नहीं चल रही है और बिक्री नहीं हो पा रही है, तो उत्पादन भी नहीं हो रहा है। यानी अगर हम माल हमारा बिक नहीं रहा है तो हम बना भी नहीं रहे हैं। अगर हम बना नहीं रहे हैं तो मशीनें नहीं चल रही है, अगर मशीनें नहीं चल रही है तो कारीगर को काम चाहिए, यानी जो हुनरमंद बुनकर है उसको काम चाहिए। वो अपनी तलाश में यहाँ से दूसरे प्रदेशों में पलायन कर रहा है, अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेश में काम करने के लिए जा रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए ना कोई विज़न देखा जाएगा कि इसमें कहीं विज़न नज़र आ रहा है, ना आगे की कहीं सोच डेवलप हो पा रही है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के बुनकर, वो कलाकार, वो हुनरमंद अपना हुनर यहाँ का छोड़कर चाहे सूरत जा रहे हैं, चाहे बेंगलोर जा रहे हैं, चाहे गोवा जा रहे हैं या मुंबई जा रहे हैं,
भिमड़ी जा रहे हैं, अन्य प्रदेश में जो जा रहे हैं, तो उससे इस कला को ही कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। और सरकार को इस पे गंभीर रूप से सोचना चाहिए कि जो हमारे जो कलाकार बुनकर यहाँ से दूसरे प्रदेश में चले गए, उनको वापस लाने के लिए सरकार का ये काम होता है। ये सरकार इस पे गंभीर होगी तभी ये मसले का हल होगा। ऐसे आप ये भी देख रहे हैं कि सारी चीज़ उल्टी हो रही है। जैसा कि मोदी जी कह रहे हैं कि काशी को पर्यटक स्थल बनाएंगे, लोग इधर उधर से आएंगे, सुंदरीकरण करेंगे और व्यापार बढ़ेगा, और एकदम उल्टा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, समझ आ रहा है? जैसे यहाँ पे लोग आते हैं घूमने आते हैं, तो उनका कहना था कि आएंगे लोग घूमने तो साड़ी बिकेंगी, व्यापार आपका बढ़ेगा। पर्यटक आते हैं तो हमने भी कहा कि पर्यटक आते हैं ये सोचकर कि वहाँ से बना जो उत्पाद है, वहाँ की जो फेमस चीज़ है, वहाँ के लोगों के द्वारा जो बनाई गई चीज़ है, उसको लेकर जाएंगे। जैसे अगर हम आगरा जाते हैं तो हम पेठा लाते हैं, तो इस वो ये एक एग्जाम्पल है कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ का सामान लाते हैं। अगर वहाँ का सामान हमें नहीं मिल रहा है तो ये हमारे साथ यात्री के साथ, जो दार्शनिक है उनके साथ एक तरह का छलावा धोखा है। उनको पूरी साड़ियाँ तो नहीं कह सकते, लेकिन मैक्सिमम साड़ियाँ अब सूरत की लोग कस्टमर के तौर पर, मतलब दुकानदार दिखा रहे हैं, मजबूर हैं वो भी। तो बहुत अच्छा लगा बात करके, और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। मिलते हैं अगली अपडेट में। और आपको क्या लगता है, क्या विचार रखते हैं, अपने कमेंट में बताएं कि बुनकरों का नेता होना चाहिए, बुनकरों को टिकट मिलना चाहिए, बुनकरों की बिजली का जो शोषण हो रहा है, इस एजेंडे, किसी पार्टी का ये एजेंडा है, किसी पार्टी के एजेंडे में ये तमाम चीज़ें आ रही हैं, बुनकरों की समस्याएँ, या नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो ऐसी पार्टी को चुने जो कि बुनकरों के लिए काम कर सके। मिलते हैं अगली अपडेट में।